नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। बहुत मन हुआ कि जो कुछ भी मैं समझ पाया हूँ नई शिक्षा नीति को लेकर के जो सामने आया है, हमारी आज की सरकार जो है वहाँ से एक बहुत बढ़िया एजुकेशन को लेकर के जिस पॉलिसी का इंतजार था, इस पर काफ़ी चर्चा बुद्धिजीवियों में चलती रही है जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। पेरेंट्स भी हैं जो अपने सुझाव देते रहे हैं, टीचर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया में कई ऐसे टीचर्स हैं जिनका काफ़ी अच्छा बेहतर एक्सपीरियंस है कई वर्षों का, वो भी इस बारे में बात करते रहे। मैं खुद 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, एजुकेशन में और मैं अपने दोस्तों के साथ, मेरे साथ जो कलीग्स हैं, ये हमारी चर्चा हमेशा एक विषय रहता है कि किस तरह का शिक्षा नीति जो हमारे देश में है वो होनी चाहिए, ताकि बच्चों को आगे अपने करियर से संबंधित जो है वो सही सलाह मिल सके, सही गाइडलाइंस मिल सके। कुछ खामियां हैं हमारी शिक्षा नीति में। विकासशील देश हैं हम, आगे बढ़ना है, अलग अलग प्रकार की जनसंख्या का आर्थिक स्तर है, उसको लेकर के भी देखना पड़ता है। तो शिक्षा नीति ऐसा नहीं है कि हमारी शिक्षा नीति जो आज की चल रही है वो पूरी तरह से नकारात्मक दिशा की तरफ है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ते। जहां हमें अभी 70 साल ही हुए हैं आज़ादी के और हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि दुनिया हमें नोटिस करती है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत को नज़रअंदाज कर सके। तो आज ये स्थिति भारत की इसलिए हुई है कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज सही हैं, लेकिन बात है बदलाव की। बदलाव बहुत जरूरी है और सही समय पर। थोड़ा हम पीछे रह गए। जो आज की शिक्षा नीति आई है, जिसे मैं समझ पाया हूँ, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमें मिल रही है, इसमें काफी आमूलचूल परिवर्तन है। परंतु ये सोच लेना कि बदलाव बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत अभी जल्दबाजी होगी, ऐसा कहना। लेकिन ठीक है, हमने शुरुआत कर दी। शुरुआत बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इसके कुछ एक ज़रूरी बातें जो हमें समझनी चाहिए उस पर मैं चर्चा करता हूँ। जैसे स्कूल एजुकेशन की हम बात करें तो स्कूल एजुकेशन को लेकर के जो बदलाव हुए हैं वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो कहा जा रहा है 10+2 को छोड़ करके 5+3+3+4 का सिस्टम शुरू हो गया है। अब बातचीत होती रहती है, मैसेजेस भी आते हैं। कुछ ऐसे मैसेज मेरे पास आए, लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये शिक्षा नीति जो है ये तो हम पहले से ही प्राइवेट स्कूल में कर ही रहे हैं, जिसमें कि किंडरगार्टन स्टडीज है। किंडरगार्टन पढ़ाई जो होती है, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल तक के बच्चे, 2.5 साल के बच्चों को एडमिशन स्कूल देना शुरू कर देती है। तो 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के होते हैं, तो वो प्रेप है, यूकेजी है, एलकेजी है, ये पढ़ते हैं। उसके बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें परिवर्तन, बहुत ज्यादा परिवर्तन है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको समझा दूं, हमारा जो अभी का सिस्टम है, अभी जो चल रहा है वो क्या है, उसे हम कहते हैं 10+2 सिस्टम। 10+2 सिस्टम का मतलब ये है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के हम 10 साल तक बच्चे को पढ़ाते हैं, पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक। और फिर बोर्ड एग्जाम होता है, बच्चा बोर्ड एग्जाम में अपेयर करता है, परसेंटेज बनाता है, जहां पर कि परसेंटेज को लेकर के कोई दूसरा ये तय करता है कि वो बच्चा क्या पढ़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है वो 40% ही ला पाया, लेकिन उसका एप्टीट्यूड विज्ञान की तरफ है, साइंस की तरफ है, तो वो बेचारा साइंस नहीं पढ़ सकता। उसे मना कर दिया जाएगा कि भाई आपने तो 10वीं में 40% अर्जित किए हैं, तो आप साइंस के लिए जो है काबिल नहीं है, आप इसको आगे परस्यू नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको साइंस नहीं देंगे। तो लीजिए आप आर्ट्स की पढ़ाई कीजिए। यानी कि बच्चा जो है उसके पास ऑप्शंस नहीं है। अगर उसे आगे जाना है 10th क्लास के बाद में, तो जाहिर सी बात है इस तरह के परसेंटेज लाने हैं जिस स्ट्रीम में वो जाना चाहता है। यानी कि 3 स्ट्रीम्स में हमें डिवाइड कर दिया, ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स। कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए मैं भी विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, कई तरह के विद्यालयों की मैंने व्यवस्था देखी है। अगर वहाँ कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मैं इस विषय के साथ ये पढ़ना चाहता हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास ये फ्रीडम है ही नहीं। लेकिन अब वो बदल जाएगा। तो चलिए समझते हैं हम क्या है। सबसे पहली बात जो मैंने कहा 10+2 का सिस्टम है वो खत्म हो गया। 10+2 ये है कि आप
कहीं पे भी किसी भी स्कूल में बच्चे को पढ़ाइए, पहली कक्षा से पहले 2-3 साल जो है वो सीखने में लगाता है कि भाई कैसे लिखना है, क्या है, पढ़ना है। उसके बाद में पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक उसके पास कुछ फिक्स सब्जेक्ट होते हैं जिसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। कुछ हैं स्टेट्स जहाँ पर उनकी मदर लैंग्वेज चल रही है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी को कंपलसरी किया है। ये चीज़ हट गई है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि इंग्लिश पढ़ना और हिंदी पढ़ना अब कंपलसरी नहीं है। बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर के जब तक वो 6th क्लास तक जा रहा है तो या 8th क्लास तक भी जा रहा है तो उसके पास 3 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें वो सेलेक्ट कर सकता है। ये उसकी मदर टंग भी हो सकती है। जहाँ तक मदर टंग की बात है, 5th स्टैंडर्ड तक स्कूल्स को ये कहा गया है कि वो मदर टंग में शिक्षा दे। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे हमें समझना होगा। कुछ लोग जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, केंद्र सरकार के लिए या कुछ ऐसी लिमिटेड कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं जिनका कार्य एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में फैला हुआ है। जैसे मान लीजिए राजस्थान है, तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र है, वहाँ उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी पोस्टिंग हो सकती है, स्थानांतरण हो सकता है, केंद्र में है या राज्य से संबंधित है या किसी भी प्रकार की जॉब में है, तो उनके बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जब उनके बच्चों का स्कूल्स बदले तो स्कूल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो, चाहे वो सब्जेक्ट को लेकर के हो, चाहे लैंग्वेज को लेकर के हो, चाहे पढ़ाई कराने के तरीके से हो। इसलिए केंद्र विद्यालय जो है सरकार ने बनाए हैं। केंद्रीय विद्यालय हर जगह एक ही तरीके से शिक्षा दे रहा है, तो वो सिस्टम जो है उसमें चल रहा है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है अगर बच्चा तमिलनाडु में पढ़ रहा है तो वहाँ पे तमिल को जो है तवज्जो दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी और पढ़ाया जाएगा तमिल में। अब बच्चे ने कुछ 2-3 साल वहाँ पढ़ लिए, अब मान लीजिए वो 4th कक्षा तक तमिल में शिक्षा ले रहा है, अब वहाँ पे उसके पेरेंट्स की पोस्टिंग हो जाती है, किसी और स्टेट में आ जाता है, मान लीजिए वो राजस्थान में आ जाता है, मान लीजिए वो महाराष्ट्र या गुजरात में आ जाता है, तो वहाँ अब उसको शिक्षा फिर गुजराती सीखनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ बहुत अच्छी बात है, मदर टंग में शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा जो है उन चीज़ों को जल्दी समझता है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन आप मदर टंग में दीजिए, लेकिन ये थोड़ी स्वायत्तता होनी चाहिए कि वो दूसरी लैंग्वेजेस जो सीखता आ रहा है, जिस कंटिन्यू कर रहा है, उसको कर सके। तो यहाँ ये एक पॉइंट हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप इस लैंग्वेजेस को जो आप मदर टंग में पढ़ना चाहते हैं, ये 8th क्लास तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद में जो संस्कृत है, इसे अब सभी क्लासेस के लिए ओपन कर दिया है। यानी आप 11th-12th में आके भी संस्कृत को ऑप्ट कर लेते हैं, जो कि अभी बहुत सारे विद्यालय हैं इस चीज को नहीं दे रहे हैं। हाँ, हालांकि 10वीं तक जो है संस्कृत एक सब्जेक्ट है, विषय है जिसे बच्चा ले सकता है। दूसरी बात, 5+3+3+4 इसको समझना जरूरी है। 5 जो है उसके भी 2 भाग हो रहे हैं, 5 साल जो है। पहली बात तो ये कि 3 साल तक बच्चे को आप घर पर शिक्षा दीजिए, जो भी है जैसे भी आपको सिखाना है सिखाइए। उसके बाद में वो कुछ किंडरगार्टन क्लासेस लेगा, ठीक है ना। तो 3 साल उसने वहाँ बिताए जहाँ आप उसको मदर टंग में शिक्षा दे सकते हैं, दूसरी कोई लैंग्वेज है उसको लेकर भी आप उसको थोड़ा सा ज्ञान दे सकते हैं। फिर उसके बाद में 1st और 2nd वो करेगा। ये वो पढ़ाई होगी जिसमें बच्चा ये सीखेगा कि किस तरह से मैं चीज़ों को समझूं, ना कि उन्हें याद करूं। तो इसके लिए हो सकता है जो करिकुलम बनेगा, जो तरीका बनेगा, उसमें ये है कि सिंबल्स के जरिए उसको पढ़ाया जाएगा, न्यूमेरिक कई तरह के नंबर्स हैं उसके जरिए उसको पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने की कुछ हो सकता है कि फंडामेंटल गेम्स जो हैं वो स्कूल में इंट्रोड्यूस होंगे, जिससे उसे सिखाया जाएगा कि आसपास के एनवायरनमेंट को वो कैसे समझे। आसपास जो कुछ भी एनवायरनमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड उसकी पढ़ाई होगी, तो बहुत ज़्यादा उसको बर्डन इसमें नहीं मिलेगा। अब इसी में जो 5 साल का जो समय दिया है, 1st और 2nd जो है बच्चे ने 3 साल तो उसने बिता दिए किंडरगार्टन पढ़ाई में, फिर 1st और 2nd हो गया, 5 साल ये उसको निकल गए। अब आपका जो आता है 3rd, 4th और 5th 3 साल का पीरियड आता है। ये जो पीरियड है इसमें बच्चा एनालाइज करना सीखेगा। ये नहीं है कि हम एक रटत विद्या के तहत पढ़ाई कराएंगे उसे, हर चीज़ मेमोराइज करनी है, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपको मालूम होगा, काफ़ी हमें भी बचपन में डंडे पड़ते थे खूब, टीचर भी और माता पिता भी ये दबाव देते थे कि सारे के सारे जो टेबल आप याद करो, 1 से लेकर के 40 तक टेबल याद करने हैं, स्क्वायर रूट्स याद करने हैं, क्यूब रूट्स याद करने हैं। याद नहीं होते थे, डंडे पड़ते थे। तो मेमोराइजेशन वाला जो काम है वो यहाँ से हटा दिया जाएगा। बच्चे को चीज़ों को समझाया जाएगा, उसे आसपास के एनवायरनमेंट को देख करके समझना है।
तो ये जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का है, ये भी एलिमेंट्री एजुकेशन, लेकिन इसको हम प्रिपरेटरी पीरियड में डालेंगे, प्री स्कूल में डालेंगे। तो 5 प्लस 3, 5 आपका कौन सा आ गया, किंडरगार्टन स्टडीज आ गई, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड आ गया, ये 5 साल बच्चे ने वहां दिए। उसके बाद में बच्चा आ रहा है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में, वहां से वो एनालिटिकल, एनालिसिस बेस्ड एनवायरमेंट से सीखने का गुण प्राप्त करेगा। अब बाद में आती है मिडिल क्लास की बात। तो मिडिल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि अभी नहीं है। अभी उसमें हमारे पास एक तय सब्जेक्ट है जिसे हम पढ़ाते हैं, चाहे वो आप एसएसटी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से हम विषय को पढ़ रहे हैं। लेकिन जब बच्चा 5th क्लास पार करके 6th में आ रहा है, 6th, 7th और 8th, ये 3 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि यहीं से नींव पड़ने वाली है वोकेशनल स्टडीज की। यानी बच्चे के पास बहुत ऐसे विकल्प होंगे जिन्हें वो चुन सकता है। और इसमें सबसे बेहतर चीज जो सरकार ने इंट्रोड्यूस की है वो ये है कि 10 दिन ऐसे होंगे जब वो बिना बैग के स्कूल जाएगा। ये 10 दिन क्या है? ये 10 दिन है जो हमारे समाज में परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन कैसे लाएंगे? मान लीजिए आज आपको कोई व्यक्ति मिलता है, वो ये कहता है कि मैं अपनी आजीविका वेल्डिंग का काम करके कर रहा हूँ, या मैं गार्डनिंग का काम करता हूँ, या मैं इलेक्ट्रिसिटी का काम करता हूँ, या मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, या मैं म्यूजिक से पैसे कमा रहा हूँ। तो एक बार हमारा समाज ऐसा ही सोच रहा है। वो ये कहता है अरे ये तो कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कहीं किसी बड़े इंस्टीट्यूट में काम करता है, नहीं इसकी सरकारी नौकरी नहीं। तो हम उसे थोड़ा सा हीन भावना से उसे देखते हैं, या उसमें बहुत ज्यादा हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ही हमें ये सिखा रहा था कि कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो आपको करियर में आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कई विकसित देश हैं जहां पर अगर एक डॉक्टर है तो उसको जो समाज में स्थान मिलता है, जो इज्जत मिलती है, जो रेपुटेशन मिलती है, उसी के बराबर की रेपुटेशन एक इलेक्ट्रीशियन को भी मिल सकती है, एक गार्डनर को भी मिल सकती है, क्योंकि वो अच्छा पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाकर अपनी जिंदगी को स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाते, उतना सुधार नहीं पाते, और इसी कारण से जो है हमारे समाज में हम इस तरह के काम को यूं लेके चलते हैं कि भाई इसकी एकेडमिक नहीं हुई होगी इसलिए इसने ये लिया। तो बताइए आप मुझे कि कितनी सच्चाई है। अगर 40 बच्चे एक कक्षा में हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि 40 के 40 बच्चे 90% ला रहे हैं? और अगर किसी विद्यालय में वो 90% 40 के 40 बच्चे ला रहे हैं तो आपको पता है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि विद्यालय उन्हें एडमिशन ऐसे बच्चों को ही देता है जो एकेडमिक में शुरू से अच्छे हैं। वो उन बच्चों को एडमिशन देता ही नहीं है जिन्हें सिखाया जाना है। तो ये संभव नहीं है कि 40 के 40 बच्चे जो हैं वो आपके एकेडमिक में परफॉर्म करें। तो यहाँ 6th क्लास से क्या होने वाला है? ये बहुत बड़ा बदलाव है, आप इसको छोटा ना समझिए। अगर इसे हम अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करा पाए तो देखिएगा आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान और ज्यादा बदलेगा, और इस तरह की चीजें हमारे सामने आएंगी कि कई चीजों को, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, कोडिंग की बात की जा रही है, बच्चा 6 से कोडिंग सीख जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीखेगा, जो अभी नहीं है, जो अभी उसको 11th 12th में जाकर के सीखना पड़ता है, और शायद उसके बाद में कॉलेज में जाके सीखना पड़ता है, जो असल में वो कोडिंग को सीखता है। लेकिन यहाँ से वो अपने विषय जो उसको पसंद है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो आना शुरू होगा। तो ये जो 10 दिन होंगे जिसमें उसको बैग नहीं ले जाना है, तो ये स्कूल्स वहां पर मदद करेंगी, वो अपने चुनिंदा विषय को लेकर के, अपने पसंदीदा विषय को लेकर के काम सीखेगा, और उस काम को कोई छोटा काम नहीं माना जाएगा, क्योंकि आगे जाके सरकार उसी में कई तरह के डेवलपमेंट्स देंगी, कई तरह के मौके देंगी, अपॉर्चुनिटीज देंगी। यानी बात हम कर रहे हैं पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो आपका बड़ा होने वाला है, आपके पास सिलेक्शंस हैं, ऑप्शंस हैं, आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। ये मैं आगे आपको बता ही रहा हूं। जब हम ये मिडिल की ले लेते हैं, यानी कि 6th 7th 8th, यहां से बच्चा अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है। अब 9th 10th 11th 12th देयर विल बी नो स्ट्रीम लाइक बिफोर। ह्यूमैनिटीज में आप चले गए, आप जो है जिसको हम आर्ट्स कह रहे हैं, और आप साइंस में चले गए, आप कॉमर्स में चले गए, साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है, बहुत अच्छा बदलाव किया गया है। मान लीजिए कोई बच्चा है वो गणित में बहुत अच्छा है, ठीक है ना, गणित अच्छी तरह से समझता है, कर लेता है, तो गणित वो विषय ले सकता है। गणित के साथ वो जो है
अगर हिस्ट्री में या इकोनॉमिक्स में या अकाउंटेंसी में या फिर केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ तो मैथ्स होती ही है, तो वो उसे भी ले सकता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट, अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है और कहता है कि भाई मुझे तो साथ में हिस्ट्री भी पढ़नी है, आज की जो व्यवस्था है उसमें वो ये नहीं कर पाएगा। लेकिन नई शिक्षा नीति में आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़िए, आप केमिस्ट्री के साथ सोशियोलॉजी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, आपको जो विषय चाहिए वो आप विषय इसमें ले सकते हैं। यानी 9, 10, 11, 12 आपको आपके जो आने वाला भविष्य है, आपका जो आने वाला करियर है, उसके लिए आपको तैयार करेगा। वोकेशनल लेवल आपको देगा, आप जिसमें अच्छे हैं आप उसकी स्टडीज लीजिए, वोकेशनल स्टडीज लीजिए, फोटोग्राफी में आ जाइए, म्यूजिक में आ जाइए, आर्ट डिजाइनिंग में आ जाइए, पेंटिंग में आ जाइए, और भी कई विषय जो है इसमें जोड़े जाएंगे। तो यहाँ 9 to 12 वो आ जाएगा। दूसरा, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, लेकिन वो सेमेस्टर वाइज होंगे। 12th बोर्ड के साथ एक और अच्छी बात है कि आप उसे 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिए बोर्ड के फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कोई विषय जो है वो अच्छे से तैयार नहीं किया, या आप बीमार हो गए, या आप किसी और कारणों से वो पेपर नहीं दे सकते हैं, तो उस पेपर को आप सेकंड बोर्ड में दे सकते हैं। तो ये 12th में एक जो है बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब हम बात करते हैं कि कॉलेज एजुकेशन की। कॉलेज एजुकेशन में जब हम आते हैं, यहाँ पर भी एक स्कूल एजुकेशन में मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सबसे बड़ा बदलाव ये है स्कूल एजुकेशन का कि आपकी वोकेशनल स्टडीज शुरू हो गई हैं। यानी आप अपने रुचि वाले विषय जो हैं उन्हें आप चयनित कर सकते हैं, उन पर आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये हो गया कि 9, 10, 11, 12 में हम स्ट्रीम वाइज अपनी पढ़ाई को नहीं बांटेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। अब यही चीज ट्रेवल कर जाती है कॉलेज में। कॉलेज में भी आप इसी तरह से अपने विषयों का चयन कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार अखबारों में भी आता है और हमें मिलते भी हैं, और आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो, या आपके घर में आपके भाई के साथ ऐसा हुआ हो कि 4 साल उसने इंजीनियरिंग में बिताए और उसके बाद में उसे उस मनचाही कोई जॉब नहीं मिली, तो उसके बाद उसने एमबीए कर लिया, या इकोनॉमिक्स कर लिया, या पॉलिटिकल साइंस कर लिया, सोशियोलॉजी कर ली। 4 साल बाद उसे करना पड़ता है, कितना समय उसका चला गया। लेकिन आज की नई नीति में वो सोशियोलॉजी को अपनी इंजीनियरिंग के साथ में या दूसरे सब्जेक्ट के साथ में, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, बीटेक अगर वो कर रहा है तो उसके साथ वो लेके आगे बढ़ सकता है। तो उसके पास कई तरह के पोर्टफोलियो ऑप्शंस हो गए, अपनी स्टडीज को वो कई मल्टी डायमेंशनल एरिया में डिवाइड कर पा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए किसी ने 1 साल की पढ़ाई कर ली आफ्टर कॉलेज, ठीक है ना। अब 1 साल की पढ़ाई करने के बाद में उसे लगता है कि कोई जॉब उसको मिल रही है, ऑफर हो रही है, जॉब में चला गया है, या वो शायद ब्रेक लेना चाहता है, या वो कोई और दूसरा कोर्स परस्यू करना चाहता है, तो बीच में छोड़ देता है। तो इसका मतलब उसका वो 1 साल खराब नहीं हुआ, जो कि आज हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाएगा जितना उसने कोर्स किया। कोर्स ऐसे बनेंगे, करिकुलम ऐसे बनेंगे कि 1 साल पर, 2 साल पर, 3 साल पर, 4 साल पर आपको कोई ना कोई प्रकार की डिग्री दी जा सके। तो ये जो कोर्सेज होंगे, 1 साल का कोर्स आपका पूरा हुआ, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई आपने इस पर्टिकुलर विषय पर अपना थोड़ा बहुत जो भी है वो ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिस लेवल का भी होगा वो। दूसरा ये है कि अगर आपने 2 साल की डिग्री कर ली, 2 साल की यानी कि आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर परस्यू नहीं कर रहे हो, छोड़ दिया, तो क्या होगा, उसमें आपके पास डिप्लोमा मिल जाएगा आपको 2 साल का। तो क्रेडिट आपका आगे का आगे ट्रांसफर हो रहा है। तीसरे साल पर आपको डिग्री हो जाएगी। अगर आप चौथे साल का भी करते हैं तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो वहां पर आपको पूरा ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, और उसके जस्ट बाद एमफिल करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डॉक्टरेट की उपाधि लेना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप पीएचडी को परस्यू कर सकते हैं। तो बहुत सारा ये परिवर्तन है, इसको देखना चाहिए। तो हमने ये जान लिया है कि यह वोकेशनल बेस होने वाला है, और यही कारण है कि नियम ऐसे बन जाएंगे जिसमें जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो डीम हो, चाहे वो कहीं रजिस्टर्ड हो, एफिलिएटेड हो, ये यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी मिलेगी और इनके सभी कोर्सेज एक लेवल पर आएंगे। वोकेशनल कोर्सेज को भी वही इज्जत प्राप्त होगी जो किसी भी प्रकार के आजकल के ट्रेडिशनल कोर्सेज को है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे 12th पास करके कुछ बच्चे जो एकेडमिक में उनको लगता था कि हम नहीं कर पा रहे, तो आईटीआई करते थे, लेकिन अब तो
सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो जाएगा कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, अपने सब्जेक्ट का पोर्टफोलियो आप बदल सकते हैं। फिजिक्स के साथ आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, म्यूजिक पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें। जैसा भी आगे हमारा समाज मौके देगा, अपॉर्चुनिटीज देगा, बच्चा अपनी शिक्षा को उस अनुसार ढाल सकता है, उसको बदल सकता है। दूसरी बात, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और AICTE है, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, ये अलग अलग जो एपेक्स बॉडीज होती थी जो अपने सिलेबस करिकुलम को कंट्रोल करती थी, वो एक हो जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि पूरी तरीके से एजुकेशन पर ही ध्यान दिया जाए। अब एक बात और मैं आपको शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं या उस पर ध्यान नहीं है। बात होती है कि सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है किसी खास क्षेत्र में, इंडस्ट्री में। जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का खर्चा कितना है, जो आज आप समझ लीजिए हमारे GDP का 3% है। अगर हमारी GDP जो है $3 ट्रिलियन की अगर हम लेके चलते हैं और उसका 3% हम निकालते हैं, तो कुछ ये अमाउंट हमें बड़ा दिखता है, पर ये बड़ा नहीं है। इस अमाउंट को शुरू से कई तरह के एजुकेशन कमिटीज हैं जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि आप एजुकेशन पर अपने खर्चे को बढ़ाएं, यानी सरकार का खर्चा जो GDP का शेयर है वो बढ़ना चाहिए। तो यहाँ ये 3% के करीब है, 3-3.5% आप मान सकते हैं, जो बढ़ करके 6% हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। जितना एजुकेशन में पैसा आएगा उसमें ट्रेनिंग्स होंगी, उसमें कई तरह के रिसर्च होंगे, डेवलपमेंट होगी, ये पैसा उसमें लगेगा। तो एक तो ये आपके पास बहुत अच्छी खबर आने वाली है। दूसरा ये है कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो अब आपका पुराने ढर्रे से बदल करके नए ढर्रे में आएगा, लेकिन इसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। तो जब ह्यूमन रिसोर्स की बात आती है तो टीचर्स ट्रेनिंग की बात आती है। टीचर्स ट्रेनिंग अब थोड़ी सी और ज्यादा टेक्निकल हो जाएगी, और ज्यादा ट्रेनिंग बेस्ड हो जाएगी, और एक्सपर्ट बेस्ड हो जाएगी। आपको 4 साल देने पड़ेंगे B.Ed की डिग्री पाने के लिए। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके पास पहले से ही किसी प्रकार का डिग्री बेस है तो हो सकता है ये 4 साल की जगह 3 साल 2 साल भी कम हो सकता है, लेकिन 4 साल जो है वो मैक्सिमम पीरियड जो है B.Ed यानी एक टीचर बनने के लिए आपको देने होंगे। ये हालांकि 2030 तक इम्प्लीमेंट होगा, और भी करिकुलम में जो चेंजेस होंगे वो 2022 और 23 के बाद से हम देखना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये इम्प्लीमेंटेशन हमें दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें हैं। हो सकता है कि बाद में मैं और आपके साथ इसमें शेयर करूं, और आपको कई नई बातें अगर इसमें निकल के आती हैं, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। लैंग्वेजेस को, जैसे मैं कहूँ, लैंग्वेजेस को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ है। जो साउथ की हम बात करें, बंगाल की हम बात करें, वहाँ पर भी कई पॉलिटिशियंस जो हैं या जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने अपनी बात रखी है कि लैंग्वेज को लेकर के, मदर लैंग्वेज में जो एजुकेशन है उसको लेकर के जब सरकार बात कर रही है तो वहाँ कई चर्चाएं हो रही। तो अभी इसमें बदलाव होगा, काफ़ी बदलाव होगा, लेकिन हमने शुरुआत कर दी है, कदम बढ़ा दिया है, और ज़रूर हम इस पे परिवर्तन करेंगे जिसकी कि हमें ज़रूरत थी कई सालों से। 34 साल बाद हमारी शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। देखते हैं कैसे इसमें हम आगे बढ़ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।